हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 20 सितंबर है और आज के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले जानेंगे सेगुर हाथी गलियारा। ये न्यूज में क्यों था, साथ ही इसकी हम लोकेशन देखेंगे। रबर बोर्ड से संबंधित भी एक न्यूज आ रही थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। श्रेयस योजना के बारे में जानेंगे और नए संसद भवन में पेश हुए पहले अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। और अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें, लोकेशन के आधार के न्यूज की बात करें, तो कल जो है दो लोकेशन बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था। पहला स्वालबार्ड द्वीप समूह और दूसरा नागोर्नो काराबाख। ये दोनों कल न्यूज में क्यों थे, साथ ही इसकी लोकेशन हम जो है मैप पे आधार पे जानेंगे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकते हैं। फिर अंत में हम बात करेंगे शूटिंग विश्व कप 2023 के बारे में। इसका कल समापन होता है, जानेंगे कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि हाथी गलियारा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एलिफेंट कॉरिडोर। पहला स्टेटमेंट है सर्वाधिक हाथी गलियारा पश्चिम बंगाल में है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर इज इन वेस्ट बंगाल। दूसरा है सेगुर हाथी गलियारा महाराष्ट्र में स्थित है। सेगुर एलिफेंट कॉरिडोर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन असत्य है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है क्योंकि हाथी के रख रखाव को लेकर भारत सरकार बहुत सी चीजें कर रही है और लगातार हाथियों से संबंधित खबरें जो है आप देख रहे होंगे। तो हाथी गलियारा, हाथी अभ्यारण्य, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी एक लिस्टिंग तैयार करके आप जो है इसको रिवीजन करते रहिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो इसका आंसर मैं जो है बीच में बताऊंगा ही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर के साथ। तो आपको सबको पता चली गया होगा कि नए संसद भवन में सभी माननीय सांसद लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो जो पुराना संसद है उसका नाम जो है संविधान सदन रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। आगे बात करें, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखें, लंदन का प्रतिष्ठित इंडिया क्लब जो यूके में भारतीय समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और पाक केंद्र के रूप में कार्य करता था, 17 सितंबर 2023 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। सिंपल सा न्यूज है, लेकिन मुझे लगा कि इसको देना चाहिए क्योंकि ये आजादी के पहले का ही ये क्लब था। तो कहां पे है? लंदन में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय सेना में सर्जन मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी ऐसे पहले व्यक्ति को, मतलब कि पहले व्यक्ति से रिलेटेड कोई न्यूज आए या तो किसी भी चीज से न्यूज आए, तो वो इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे कोई भी चीज पहली बार कर रही हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है कि पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा भारतीय सेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। तो देखिए पैरा ट्रूपर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, ये मैंने इसलिए यहां पे मेंशन किया है क्योंकि डॉक्टर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेस से संबंधित हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के एक हिस्से के रूप में मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगे बात करें, भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 6,467 मानक क्लब स्थापित किए हैं। साथ ही ब्यूरो ने बताया कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के महत्व के बारे में समाज के युवा सदस्यों को जागरूक बनाना इनका उद्देश्य है। आगे बात करें, कोलियर्स इंडिया के अनुसार महाराष्ट्र में नरेल माथेरान और गुजरात में साड़ंद नल सरोवर भूमि पार्सल में निवेश के लिए शीर्ष 5 उभरते हुए गलियारों में से एक है। यहां पर निवेशक अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। आगे बात करें, नोएडा की सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने स्वयं एक डेस्कटॉप सर्वर मदरबोर्ड का निर्माण किया है। यह नवंबर में लॉन्च होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस कंपनी का नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स।
आगे बात करें, वहीं राजस्थान की सहरसा सेमीकंडक्टर भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए पूरी तरह से भारतीय मेमोरी मॉड्यूल्स और चिप का निर्माण कर लिया है। मेक इन इंडिया ये प्रोसेस में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और सहरसा सेमीकंडक्टर जो है अक्टूबर नवंबर में लॉन्च होने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग ने मानव पशु संघर्ष को रोकने की दिशा में एक अग्रिम कदम में वन्य जीवों की उपस्थिति और जानवरों के लिए भोजन और पानी को प्रोत्साहित करते हुए अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ों की विदेशी प्रजातियों से भरे एक पार्क को 50 हेक्टेयर वन भूमि में बदल दिया। देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन ऐसे ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आपको जैसे यहां से पता चल गया ना कि अनामुली 16 राष्ट्रीय उद्यान ये न्यूज में था और इसकी लोकेशन कहां है, मुन्नार में है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का यह सम्मेलन मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का सम्मेलन कहां पे किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, भारत ने कनाडा राजनयिकों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हवाला देते हुए कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरेन मैक्के को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में तलब किया और विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत को छोड़ना होगा। आगे बात करते हैं डिटेल में कि सेगुर हाथी गलियारा न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने सेगुर हाथी गलियारे के साथ 12 निजी रिसोर्ट्स को अवैध घोषित कर दिया है, जिसके कारण ये हाईलाइट हो रहा था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आवासों के बीच हाथियों और अन्य वन जीवों की आवाजाही के लिए सेगुर हाथी गलियारा महत्वपूर्ण है। सेगुर हाथी गलियारा पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाला अपनी तरह का एकमात्र गलियारा और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लगभग 6300 एशियाई हाथियों की आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। और प्रश्न भी मैंने यही पूछा था और सेकंड वाला स्टेटमेंट था कि सेगुर हाथी गलियारा महाराष्ट्र में स्थित है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत होगा। वहां पे आपका केवल एक पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत में सर्वाधिक हाथी गलियारा पश्चिम बंगाल में है, तो इसको आप नोट डाउन किए रहिए। सेगुर हाथी गलियारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैले नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, नीलगिरी उत्तर, बीआर हिल्स और सत्यमंगलम वन क्षेत्रों को जोड़ेगा। अब आगे बात करते हैं रबर बोर्ड। रबर बोर्ड कल न्यूज में क्यों था, तो न्यूज ये है कि केंद्र सरकार और ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबर के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक परियोजना लागू कर रहा है, इसीलिए ये जो है न्यूज में चल रहा था। देखिए रबड़ का अगर हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो जो है केरल में होता है, लेकिन अगर हम दूसरे नंबर की बात करें कि दूसरा राज्य कौन सा है रबड़ उत्पादन में, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मेंशन जरूर करें कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। गैर पारंपरिक राज्यों में क्षेत्र का विस्तार करने के लिए रबर बोर्ड सिक्किम को छोड़कर पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर को प्राकृतिक रबर के लिए एक परियोजना लागू कर रहे हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो रबर बोर्ड है उसने डिसीजन लिया है कि पूर्वोत्तर भारत में हम सिक्किम में योजना नहीं लागू करेंगे, बाकी सभी राज्यों में लागू करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऑप्शन में सिक्किम आ जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो सिक्किम में रबर बोर्ड द्वारा जो योजना लागू होगी वो मतलब कि पूर्वोत्तर भारत में रबर बोर्ड द्वारा जो योजना लागू हो रही है वो सिक्किम में लागू नहीं होगी, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखे रहिएगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबर की खेती को बढ़ावा देना और समर्थन करना है, जिससे क्षेत्र और समग्र रूप से रबर उद्योग के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिल सके। अब आगे बात करते हैं रबर बोर्ड की स्थापना के बारे में। तो रबर बोर्ड की स्थापना रबर बोर्ड अधिनियम 1947 द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय केरल के कोट्टायम में है। केरल के कोट्टायम में, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं श्रेयस योजना से कल न्यूज क्या आ रही थी। तो न्यूज ये थी कि भारत सरकार के अनुसार श्रेयस योजना के तहत एससी और ओबीसी छात्रों की शिक्षा के लिए वर्ष 2014 से अब तक 2300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है, इसलिए ये जो है हाईलाइट हो रहा था। श्रेयस की छत्र योजना में
4 क्षेत्र के उप योजनाएं शामिल हैं। मतलब कि इस योजना के तहत 4 उप योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। तो ये 4 जो है उप योजनाएं हैं, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे सरकार ने बताया ये सभी उप योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसलिए इन योजनाओं के लिए राज्यवार डेटा जो है नहीं दिया जाता। अब आगे बात करते हैं नए संसद में पेश हुए पहले अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। भारतीय चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पेश किया गया। तो यहां पे आपको यह भी ध्यान देना है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक ये है। सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके लागू होने की संभावना नहीं है। संभवतः 2029 में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। विधेयक 15 वर्षों के लिए महिलाओं के आरक्षण को अनिवार्य करता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो वर्ष 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटों में केवल 22 महिला सांसद थी। अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे वर्ष 1951 में, तो महिलाओं की प्रतिशतता संसद भवन में 4.41% थी। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 78 महिला सांसद जो है आई हैं संसद भवन में, और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 14.36% जो है ये होता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने विधेयक पेश किया है, ने कहा कि एक बार पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 543 की वर्तमान ताकत के अनुसार 181 हो जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब कि 543 जो वर्तमान सांसद हैं वहां पे 181 महिलाएं जो हैं हो जाएंगी अगर ये अधिनियम जो है पारित हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है उनके जो है हाउस ऑफ कॉमन में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इस सूची के आधार पर देखेंगे कि 46.2% के आधार पर दक्षिण अफ्रीका शीर्ष में है। वहां पे 398 सीटें हैं, जिसमें 184 महिला सांसद है, लेकिन परसेंटेज में ये शीर्ष है। लेकिन अगर हम संख्या की बात करते हैं तो जर्मनी जो है संख्या में शीर्ष आता है। जर्मनी में कुल 258 महिलाएं सांसद वहां पे हैं हाउस ऑफ कॉमन में। अब अगर भारत की बात करें, जब पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई तो वो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो है कब लाया गया था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और इसको कब लाया गया था। अब आगे बात करते हैं स्वालबार्ड द्वीप समूह के बारे में, जो कि ये जो है न्यूज में चल रहा था। तो न्यूज ये है कि नॉर्वे ने अपने स्वालबार्ड द्वीप समूह में एक पायलट परियोजना के तहत सौर पैनल स्थापित किया है, जो पूरे सर्दियों में 24 घंटे अंधेरे में डूबा रहता है। स्वालबार्ड द्वीप समूह जो है वो सर्दियों में अंधेरे में डूबा रहता है। यह पहली बार है कि किसी ने आर्कटिक में इस पैमाने पर ऐसा किया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि स्वालबार्ड कहां पे है, नॉर्वे में है, इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करें तो गर्मियों में यह क्षेत्र प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिसमें आधी रात का सूरज होता है। मतलब आधी रात का सूरज भी किसे कहते हैं आपको ध्यान होगा। और अगर आपको इसका आंसर पता है कि किस देश को आधी रात का सूरज कहा जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो कभी अस्त नहीं होता। इसके विपरीत सर्दियों में यह क्षेत्र अक्टूबर की शुरुआत से फरवरी के मध्य तक पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे लोकेशन के बारे में, जो कि है नागोर्नो काराबाख। तो ये न्यूज ये थी कि अजरबैजान ने काराबाख में आर्मेनिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के लिए हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। नागोर्नो काराबाख दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि तकरीबन 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए इसको हम मैप में देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पे है। आप ये देख रहे हैं मैप में कि ये आपका आर्मेनिया है और यहाँ पे आपका अजरबैजान है। ये जो रेड वाला सेक्शन है ना, ये पूरा जो है नागोर्नो काराबाख का रीजन है। तो इसी के लिए जो है ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं युद्ध कर रहे हैं। आगे बात करें
वर्तमान नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद की शुरुआत जो होती है वो 1918 से होती है, जब ये दोनों रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र होते हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों हैं रूस के ही एक अंग थे जो कि 1918 में अलग हुए थे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और नागोर्नो काराबाग स्वायत्त क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहीं अजरबैजान ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों समय समय पर एक दूसरे के ऊपर नागोर्नो काराबाग स्वायत्त क्षेत्र में जातीय नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आर्मेनिया जब न्यूज में आया है, अजरबैजान भी न्यूज में आया है, तो आपको बता दें, मुझे अच्छे से याद है कि वर्ष 2015 में एक क्वेश्चन आया था राजधानी को लेके कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा बाकू है, और आर्मेनिया की राजधानी क्या है, यरवन आर्मेनिया की राजधानी है। साथ ही आर्मेनिया में एक लेक है, आप यहाँ पे लेक देख रहे होंगे, लेक सेवन। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि लेक सेवन कहाँ पे है, आर्मेनिया में है। और अजरबैजान के जो आप देखेंगे, अजरबैजान किन किन देशों से सटा हुआ है, रसिया से है, जॉर्जिया से है, आर्मेनिया से है, ईरान से है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब हम अंत में बात करते हैं शूटिंग विश्व कप 2023 के बारे में। तो शूटिंग विश्व कप 2023 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के 16 भारतीय निशानेबाजों ने पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता में इलावेनिल इलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसकी चर्चा हम कल किए थे। और साथ ही कल क्या हुआ था कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज निश्चल के रजत पदक जीतने के साथ ही भारत के पदकों की संख्या 2 हो जाती है। तो ये जो विश्व कप चल रहा है ना, तो इसका एक फाइनल विश्व कप भी होगा। तो जो फाइनल विश्व कप होगा वो 28 से 27 नवंबर के बीच में कतर में होगा, कतर के दोहा में होगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है तो इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और आप उसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। उनसे चैनल पे आने के लिए बोलिए, एक बार कंटेंट देखने के लिए बोलिए। चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय